अपनी अपनी रंगतें इस भाग में शामिल की गई रचनाएं ऐसी चीज़ों के बारे में है जिन्हें आमतौर पर संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है। संस्कृति शब्द का दायरा बहुत बड़ा है। इसके अंदर विरासत भी शामिल है। अब शायद यह सोचना ज़रूरी है कि विरासत किसे कहते हैं। विरासत में उन सब बातों और चीज़ों को शामिल किया जाता है जो हमें अपने पूर्वजों की याद दिलाती है। पुरानी इमारतें और स्मारक, चित्र और पुस्तकें, बगीचे और सड़कें ऐसी चीज़ों में शामिल हैं। इस तरह की विरासत को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, लेकिन विरासत के और भी कई रूप हैं जो हमारे जीवन में इतने घुल मिल गए हैं कि अक्सर हम उनके बारे में अलग से नहीं सोचते। उदाहरण के तौर पर जो खाना हम रोज़ खाते हैं, विशेष दिनों पर जो पकवान और मिठाइयाँ बनाते हैं, या जो कपड़े हम पहनते हैं, ये सब हमारी विरासत का अंग हैं और हमारे रोज़ाना के जीवन का अंग बन गए हैं। यदि हम इनमें अपनी भाषा, रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताओं और जीवन शैली को जोड़ लें तो ये सारी बातें मिलकर हमारी संस्कृति कहलाएंगी। पाठ्य पुस्तक के इस भाग में शामिल रचनाएं संस्कृति के कुछ विशेष पहलुओं को उभारती है। खिलौने वाला शीर्षक कविता कई खिलौनों की याद दिलाती है जिनसे बच्चे खेलते रहे हैं। कविता में जिन खिलौनों का जिक्र आया है उनमें से कुछ खिलौने मशीनों से बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसे भी कई खिलौने बाजार में मिलते हैं जो मिट्टी, कपड़े या लकड़ी से बनाए जाते हैं। इन खिलौनों को हाथ से भी बनाया जा सकता है। इस तरह की पारंपरिक खिलौने भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग रूप में बनाए जाते हैं। हमारे देश के हर हिस्से में मिट्टी या कपड़े की गुड़िया बनाने का रिवाज रहा है। गुड़िया के कपड़े, बाल और जूते उस इलाके की जीवन शैली से मेल खाते हैं जहां वे बनाए गए हों। इस दृष्टिकोण से गुड़िया की आकृति और उसकी वेशभूषा में पाई जाने वाली अलग अलग तरह की सुंदरता को हम भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक अच्छा उदाहरण या प्रतीक मान सकते हैं। हमारे देश में ऐसे कई त्यौहार हैं जिन्हें मानते समय खास तरह के खिलौने बनाने का रिवाज है। सावन के महीने में मिट्टी के खिलौने, लकड़ी की चरखियाँ और लट्टू बनाए जाते हैं। लकड़ी के इन खिलौनों पर लाख के रंगों की चमकदार पॉलिश रहती है। फसलों का त्यौहार शीर्षक लेख में फसलों से जुड़े उत्सव का जिक्र किया गया है जो देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। ये त्यौहार भी भारत की सांस्कृतिक विविधता का सुंदर नमूना है। इस पाठ को पढ़कर यह समझा जा सकता है कि संस्कृति में कितनी सारी बातें शामिल रहती हैं जो एक तरफ प्रकृति और भूगोल से संबंधित है तो दूसरी तरफ मनुष्य के द्वारा बनाई गई सामग्री से। खाने पीने की चीज़ें और कपड़े इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनके बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन ऐसी भी कई चीज़ें मनुष्य रचता है जो सीधे सीधे किसी उपयोग में नहीं आती, फिर भी हमारे जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि वे सुंदर हैं। नन्हा फनकार कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो पत्थर को तराशकर उन पर घाटियाँ बनाता है। देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, कपड़े या कागज़ की मदद से सुंदर चीज़ें ना बनाई जाती हों। भारत की हस्तकला सारी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। कपड़े पर कढ़ाई करना ऐसा ही एक कौशल है जिसका महत्व जहाँ चाहा वहाँ रहा शीर्षक रचना में समझाया जा सकता है। हमारे घर पर तकिए का गिलाफ, मेजपोश या फिर माँ की शाल पर रंगीन धागों की कढ़ाई देखी जा सकती है। बच्चे इस कढ़ाई को बारीकी से देखें और सुई धागे लेकर खुद ऐसी कढ़ाई करने की कोशिश करें तो वे समझ जाएंगे कि यह काम कितनी मेहनत मांगता है। गुड़िया, मिठाई और त्योहारों की तरह ही कढ़ाई की सैकड़ों शैलियाँ हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है। संस्कृति का ही एक और रूप पुरानी कहानियों में अभिव्यक्त होता है। जो कहानियाँ सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है उन्हें लोक कथा कहते हैं। ये कहानियाँ आज हमें किताबों में पढ़ने को मिलती है, लेकिन पुराने समय से लेकर आज तक ये
लोगों की स्मृति में ही जीवित रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुनाई जाती रही है। दुनिया के हर समाज में लोक कथाएँ सुनाई जाती हैं। इनमें से कुछ कहानियाँ मिलती जुलती हैं, लेकिन हर जगह की लोक कथा अपना कुछ अलग रूप भी लिए रहती है। राख की रस्सी शीर्षक कहानी तिब्बत की लोक कथा है, जो हमें वहाँ के समाज की एक झलक देती है। हम यदि अपने आसपास के इलाकों की लोक कथाएँ पढ़ें या किसी बड़े बूढ़े से सुने, तो उस कहानी में भी समाज, संस्कृति और इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें जान सकेंगे। राख की रस्सी। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोगन सेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी कि लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे से 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, उन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए नहीं कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो पैसे मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे में से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश होकर लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह पर जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरों जौ खरीदे। बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश हुआ। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपो गार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इससे वह सिल समेत लोनपो गार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपो गार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना
वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। भोला भाला तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? शहर की तरफ। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरे जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं। क्यों? एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी थी। जो एक तरफ का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी रोटी बनाई जा सकती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। गेहूँ, जौ। गेहूँ और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा है। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। लेह धातु, तांबा, खिचड़ी, शेरवानी भोजन, शहर वेशभूषा। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। तुम शेर, मैं सवा शेर। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए। हाँ ना, सचमुच नहले पे नहला। तुमने भी यही करना था। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत हो। उसे एक कागज़ में लिखो और तुम भी सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे के बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे में एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का वीरबल होगा। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। सींग और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। बात को कहने के तरीके। नीचे कहानी में कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो? चैन से जिंदगी चल रही थी, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। मैं इसका हल निकाल देती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इस प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान? क्यों? नाम दो। कहानी में लोनपोगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। नामिया, डाबा, मिगमार, लाकपा, नुक्खू, फुद्दो, रजे। ये क्या है? कोई खाने की चीज़ या घूमने की जगह के नाम? जी नहीं, ये हैं तिब्बत बच्चों के कुछ नाम हैं। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नामिया नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चे को। मानते हैं कि इससे
बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा यह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं, खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। दुनिया की छत किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझाना उपयोगी होता है जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है। राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंग के हैं, भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे, ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों के मनचाहे रंग भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, इस वजह से वहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुशक मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते। तिब्बत की पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों के बर्फ़ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज़ ठंड हवा चल रही हो, इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य के ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लहासा। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कपड़ों और खाने पीने के लिए यहाँ का बाज़ार बहुत प्रसिद्ध है। लहासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है।